हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। वेरी हैप्पी मॉर्निंग। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 32 यानी कि 32 को। आज की वर्कशीट बेहद खास है, बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आज की वर्कशीट में हम समझने वाले हैं चुनावों से संबंधित कुछ टर्म्स को, जैसे आम चुनाव, उपचुनाव, वोटर लिस्ट क्या होती है, ये सब कुछ हम समझेंगे। इन सब से हम दिल्ली वाले बहुत अच्छे से परिचित हैं। अगर डिटेल में ना सही तो आपने ये शब्द जरूर सुने होंगे, क्योंकि हमने 2 इलेक्शन रिसेंटली फेस किए हैं। पहले लोकसभा इलेक्शन होता है, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन हुए थे, तो हमने दोनों में ये टर्म सुनी है, आपने पढ़ी है न्यूज़पेपर में। आज हम उनको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये हमारी वर्कशीट नंबर 32 यानी 32 है। हमारा सब्जेक्ट विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति चल रही है, जिसको आप पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हो और सिविक्स भी बोलते हो। ये चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज़ चुनावी राजनीति, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, और आज की डेट है 17 सितंबर 2020। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आम चुनाव क्या होते हैं और उपचुनाव क्या होते हैं। आम चुनाव, जैसे हमारे देश में चुनाव कितने वर्षों के बाद होते हैं? 5 वर्षों के बाद। जब पूरे देश में या पूरे राज्य में एक साथ सभी सीटों के लिए चुनाव होते हैं तो उन्हें हम आम चुनाव बोलते हैं। अब ये आम चुनाव है वो एक ही दिन में हो सकते हैं, जैसे छोटा राज्य है। जब पूरे देश के होते हैं तो कई बार ये होता है कि एक छोटे अंतराल पर अलग अलग दिन में होते हैं, जैसे 12 को हो गया, फिर 19 को हो गया, फिर 26 को हो गया, क्योंकि एक साथ पूरे देश में चुनाव होने संभव नहीं। तो ये होते हैं आम चुनाव, यानी कि जब पूरे देश में या पूरे राज्य में एक साथ सभी सीटों के लिए चुनाव होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं आम चुनाव। ओके, जो अभी लोकसभा चुनाव होते या फिर दिल्ली में जो चुनाव होते विधानसभा के लिए, वो चुनाव क्या थे? आम चुनाव थे। अब ये उपचुनाव क्या होता है कि जब कोई क्षेत्र, यानी कि कोई सीट, क्षेत्र को आप सीट बोलते हो ना, तो जब कोई सीट किसी सदस्य है, जैसे कोई MP या MLA है, उसकी मृत्यु के कारण या इस्तीफे से खाली हो जाती है, तब वहाँ जो चुनाव होता है उसे हम उपचुनाव कहते हैं। जैसे एक ही सीट पर होता है, जरूरी नहीं कि एक ही सीट पे, मान लीजिए कि दिल्ली में 2 या 3 सीटें खाली हो गई है, किसके कारण? उन्होंने रिजाइन दे दिया या किसी की डेथ हो गई उसके कारण, तो वहाँ पर जो चुनाव होंगे बीच में, उसे हम बोलते हैं उपचुनाव। ओके, तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि आम चुनाव क्या है? जब पूरे देश या पूरे राज्य में सभी सीटों के लिए एक साथ एक ही दिन या फिर कुछ दिनों के अंतराल पर जो चुनाव होंगे वो होंगे आम चुनाव। और जब एक सीट पर चुनाव होते हैं, किसी सदस्य है जो प्रतिनिधि MP या MLA, उसकी मृत्यु हो गई है या उसने रेजिग्नेशन, इस्तीफा दे दिया, तब जो चुनाव होंगे वो होते हैं उपचुनाव। अब हम थोड़ा और समझते हैं चुनाव को। अब चुनावी क्षेत्र क्या होता है, यानी कि चुनाव किस इलाके से होता है? तो निर्वाचन क्षेत्र होता है एक। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, अनेक भागों में बांट दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। जैसे दिल्ली है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 7। तो यहाँ पे दिल्ली को 7 भागों में बांट दिया गया, तो ये क्या है? 7 लोकसभा क्षेत्र है। और विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की 17 सीटें हैं यहाँ पर। तो दिल्ली को और भी छोटे छोटे इलाकों में बांट दिया गया विधानसभा के लिए, तो वो भी निर्वाचन क्षेत्र है। तो चुनाव के उद्देश्य से देश को या राज्य को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उसे हम निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। अब उस क्षेत्र में जो रहने वाले मतदाता है, यानी कि जिनका वोट बना हुआ है, वोटर हैं, वो अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, वोट डालते हैं, और जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो चुना जाएगा। यानी कि एक प्रतिनिधि को चुनना है हर क्षेत्र को। जैसे लोकसभा के लिए हमने एक को चुना, ओके, ऐसे ही हम विधानसभा के लिए एक को चुनते हैं। तो यहाँ लोकसभा चुनाव में चुने गए जो प्रतिनिधि है उसे हम सांसद कहते हैं, और जो विधानसभा के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको हम विधायक बोलते हैं। इंग्लिश में सांसद को बोलते हैं MP और हिंदी में बोलते हैं MLA। शायद आप भी ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हो। ओके, तो समझ में आया कि निर्वाचन क्षेत्र क्या है, कि पूरे देश को या राज्य को चुनाव के लिए अनेक भागों में बांट दिया जाता है, अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। ओके, और उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। लोकसभा के लिए अलग करेंगे, विधानसभा के लिए अलग करेंगे। ओके, कौन करेंगे? वही लोग जिनका वहाँ पर वोट है, वही वोट डाल सकते हैं। यानी कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, UP में जाकर के वोट डाल देंगे। अगर हमारा वोट दिल्ली का है तो हम दिल्ली में ही डाल सकते हैं और वहीं के प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। अब जो लोकसभा के लिए चुना जाता है उसे हम बोलते हैं MP। 7 जो MP चुने गए हैं दिल्ली के, वो सभी के सभी क्या हैं?
बीजेपी पार्टी के हैं, आपने चुने हैं, दिल्ली वालों ने चुने हैं, तो वो एमपी कहलाते हैं। और जो विधानसभा के लिए चुने गए हैं, विधानसभा के लिए, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एमएलए। यानी कि एमपी को आप सांसद भी बोल सकते हो और एमएलए को आप विधायक भी बोल सकते हो। अब एक वार्ड की भी बात आती है। आप बहुत सारे लिखते होंगे एड्रेस में, वार्ड नंबर 6, 7, 8, 9 जो भी लिखते होंगे। अब ये वार्ड क्या होता है? वार्ड भी ऐसा ही निर्वाचन क्षेत्र होता है, लेकिन ये और भी छोटा हो जाता है। किसी प्रकार पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम के उद्देश्य के लिए, यानी कि उनमें भी क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। उनका क्षेत्र और भी छोटा होता है, तो वहाँ पर उनके चुनाव के लिए उस क्षेत्र को कुछ वार्डों में बांट दिया जाता है और हर वार्ड से हम एक प्रतिनिधि वहाँ भी चुनते हैं ना। जैसे एमसी आप चुनते हो, ओके। गांव में सरपंच को चुनते हैं, मेंबर यानी पंच को चुनते हैं, तो गांव को वार्ड में बांट दिया। ऐसे ही आपके कॉलोनी, मोहल्ले, एरिया को वार्ड में बांट दिया जाता है, तो वो और भी छोटे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वार्ड। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहते हैं। आमतौर पे, कई बार नहीं, आमतौर पे हम सीट ही बोलते हैं, विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, ओके। ये तो हो गया कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, वार्ड क्या होता है, एमपी क्या होते हैं, एमएलए क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होता है। कुछ कमजोर समझे जाने वाले जो समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक कई बार जरूरी संसाधन, शिक्षा या संपर्क नहीं होता है, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद या विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती। जैसे हम गरीब तबके की बात करें या पिछड़े वर्ग की बात करें, तो उनके पास इतना संसाधन नहीं है। अगर वो सीधे तौर पर मुकाबला करें तो हो सकता है जो संसद तक या विधानसभा तक वो पहुंच ही ना पाए। जबकि ज़रूरी क्या है कि सबकी आवाज़ है वो जो संसद है या विधानसभा वहाँ पहुँचनी चाहिए। तो इसके लिए हमने आरक्षण दिया है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन की और विशेष व्यवस्था की है। इसमें से जितने भी हमारे यहाँ पर जैसे लोकसभा सीट होती है, ओके, या विधानसभा सीट होती है, तो कुछ सीटें आरक्षित होती है एससी के लिए या फिर एसटी के लिए। अनुसूचित जाति जिसको हम एससी बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति जिनको हम एसटी बोलते हैं, उनके लिए आरक्षित होती है। अब आरक्षण का क्या मतलब है? आरक्षण का मतलब है कि उस सीट से केवल एससी के लिए आरक्षित है तो एससी ही चुनाव लड़ सकता है, जनरल या बीसी चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे एसटी के लिए अगर आरक्षित है तो उस चुनाव से केवल एसटी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, ताकि उनकी आवाज़ भी संसद तक या विधानसभा तक पहुँचे। तो हमारी दिल्ली में बहुत सारी सीटें हैं विधानसभा की, और लोकसभा की सीट भी आरक्षित है। इसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया कि कुछ सीटें वही रहेगी, उनमें से कुछ को आरक्षित घोषित कर दिया जाता है, एससी के लिए या फिर एसटी के लिए। अब मतदाता सूची, यानी कि ये सब कुछ हमने कर लिया। चुनाव में सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले हमने निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, हमने बना लिए, ओके, ये समझ लिया। आरक्षण भी कर लिया हमने कि आरक्षित सीटें रहेगी। अब चाहिए कि वोट डालने के लिए कौन वोट डालेगा, ये भी जरूरी है कि चुनना है हमें, चुनाव करना, चुनाव करने के लिए ये भी पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन वोट डालेगा। तो ये मतदाता सूची होती है एक। अब मतदाता सूची क्या होती है? हमारे देश में वोट कौन डाल सकता है? पहले चीज़ समझिए कि हमारे देश में हर वह व्यक्ति वोट डाल सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष हो, पहली कंडीशन। दूसरा, वह भारत का नागरिक हो। तीसरा, वह पागल, दिवालिया या फिर गंभीर अपराधी ना हो। ओके, यानी कि वो भारत का नागरिक होना जरूरी, ये नहीं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या चाइना के लोग आकर के यहाँ पे वोट डाल देंगे, ये नहीं हो सकता। उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा, वो पागल, दिवालिया या फिर क्या नहीं होना चाहिए? वो गंभीर अपराधी नहीं होना चाहिए। ओके, हालांकि इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कई बार जिनका अनसाउंड माइंड है उनके भी वोट बन जाते हैं। तो ये 3 कंडीशन रहती है। तो हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक हैं वो चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डाल सकते हैं। और वोट डालने के लिए एक सूची बनाई जाती है, उसे मतदाता सूची बोलते हैं, वोटर लिस्ट बोलते हैं। यानी वोटर लिस्ट क्या होती है? वोटर लिस्ट ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची होती है जो वोट डालने के योग्य होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में एक लिस्ट बनेगी कि इस वार्ड में ये लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं। ओके, तो वोटर लिस्ट में क्या होता है? वोटर का नाम होता है, उसका वोटर लिस्ट का एक नंबर होता है, जैसे आपका आधार नंबर होता है। इसके अलावा उसके पिता का नाम, माता का नाम, उम्र होती है, पता होता है, ये सब कुछ उस वोटर लिस्ट में होता है। ओके, और हमें एक फिर कार्ड प्राप्त होता है
जिसे हम वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं या फिर वोटर कार्ड बोलते हैं। ओके, अगर हमें वोट डालने जाना है तो हमारे पास ये वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर वोटर आईडी कार्ड ना हो तो हमारे पास पहचान पत्र यानी कि ये हो, ये नहीं है तो उसके साथ 18 अलग अलग प्रकार के और भी पहचान पत्र मान्य होते हैं, वो हमारे पास होने चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वोटर लिस्ट उसमें हमारा नाम हो, तभी हम वोट डाल पाएंगे जहाँ की वोटर लिस्ट में नाम है। ये नहीं कि आप ईस्ट दिल्ली से और वेस्ट दिल्ली में वोट डालना चाहो, नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपका नाम है ही नहीं। हम केवल एक ही जगह वोट डाल सकते हैं। ओके, तो मतदाता सूची क्या होती है, वोटर लिस्ट क्या होती है कि वोटर लिस्ट उन सभी व्यक्तियों की सूची होती है जो वोट डालने के योग्य होते हैं। इसमें वोटर लिस्ट में वोटर के नाम के साथ साथ अन्य सूचनाएं भी अंकित होती है। अब दूसरा जो चीज़ हमें समझनी है वो है कि यानी हमने वोटर लिस्ट तैयार कर ली है। ओके, निर्वाचन क्षेत्र तैयार हो गए हैं, आरक्षण जिनको आरक्षित करना था वो हो गया है। अब क्या होगा, अब हमें वोटों की तैयारी करनी है, चुनाव की तैयारी करनी है। तो इसमें सबसे पहले चुनाव कौन लड़ेगा ये भी निर्धारित करना है। तो इसमें क्या होगा कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं वो अपना नामांकन करते हैं, फॉर्म भरते हैं। जैसे मॉनिटर का इलेक्शन आपने किया होगा, जैसे स्कूल में मैं आमतौर पे हर साल ये एक्टिविटी होती है 9th क्लास के लिए कि हम इलेक्शन करवाते हैं किसका, मॉनिटर का, और सारी प्रोसेस हम करते हैं कि वोटर लिस्ट भी बनती है, उनके वोटर कार्ड भी तैयार करते हैं ताकि हम अच्छे समझ पाएँ। तो ऐसे ही उम्मीदवारों का नामांकन, अगर आपने स्कूल में गतिविधि नहीं किया तो हम समझ लेते हैं कि उम्मीदवारों का नामांकन यानी कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है। अब जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, एक तो बिना पार्टी के भी चुनाव लड़ सकते हैं जिन्हें हम निर्दलीय बोलते हैं। निर्दलीय मतलब बिना दल के। और जो पार्टी होती है वो अपने अपने उम्मीदवार वो घोषित करती है, और जो पार्टी राजनीतिक दल जो घोषित करती है उनको उनका चुनाव चिन्ह मिल जाता है, यानी कि कोई जिस भी पार्टी से उसका चुनाव चिन्ह उसे मिलेगा उसके ऊपर उसको वोट मिलेंगे। ओके, तो इसे हम जब ये मनोनीत करती है कोई पार्टी तो उसे बोलते हैं टिकट मिल गया, कि यहाँ का टिकट तो उसको मिल गया, ऐसे हम बोलते हैं। ओके, तो ये होता है उम्मीदवारी हो गया, यानी कि एक तो राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार नियुक्त करता है। दूसरा ये कि मान लीजिए कि हमें किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला, चुनाव भी लड़ना, तो हम निर्दलीय बिना पार्टी के चुनाव भी लड़ सकते हैं। हमें बाद में चुनाव आयोग एक चिन्ह दे देगा। अब जो चुनाव लड़ने वाले उन्हें एक नामांकन भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब फॉर्म में क्या क्या देना पड़ेगा, अपनी सारी डिटेल तो होगी, साथ में उसे बताना पड़ेगा कि उसके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं, उसके पास कितनी चल अचल प्रॉपर्टी है, यानी कि मूवेबल अनमूवेबल कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास, कितना पढ़ा लिखा, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। और उसके बाद उसे फॉर्म है वो जमा करवाना है। तो ये नामांकन कहलाता है कि उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया, यानी कि ये चुनाव लड़ने का इच्छुक है। अब उसके बाद क्या होता है कि इच्छुक है, इच्छुक होने के बाद सब कुछ फिक्स हो गया कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, और लगभग 3 सप्ताह का समय मिलता है फॉर्म भरने के बाद, नामांकन के बाद। उसके बाद चुनाव होंगे और मतगणना होगी। अब चुनाव वोटिंग जिसे बोलते हैं और हिंदी में बोल सकते हैं मतदान। मतदान केंद्र पर एक जगह फिक्स होती है जहाँ वोट डाले जाएंगे। सामान्यतः ये गवर्नमेंट स्कूल में ही जो मतदान केंद्र बनता है, ओके, वोटिंग सेंटर बनता है। तो मतदान केंद्र पर मतदाता अपनी वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है। एक डेट फिक्स होती है कि इस दिन वोट डाले जाएंगे, वहाँ पर हम जाते हैं और वहाँ पर हमारी पहचान है वो की जाती है, और उंगली के ऊपर एक नीली स्याही या काली स्याही है वो लगा दी जाती है ताकि हम दोबारा वोट ना डाल पाएँ, और फिर हम वोट डालते हैं। आजकल तो ईवीएम से वोट डाले जाते हैं। ईवीएम क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उससे हम वोट डालते हैं। एक बटन दबाना होता है और वहाँ पर आवाज़ आती है, इसका मतलब हमारा वोट डल गया। ओके, तो वोट डालना होता है। उसके बाद उसको सील कर दिया जाता है उस वोटिंग मशीन को। शाम को मान लीजिए कि 6 बजे तक वोट डले, उसको सील कर दिया और उसको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है जहाँ पर पूरी सिक्योरिटी होती है, कैमरे लगे होते हैं, बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो सके। फिर एक जो डेट फिक्स होती है, अब आम तौर पे मान लीजिए कि आज 17 को वोट डले, ठीक है, तो जो मतगणना होगी, काउंटिंग जो होगी वो 21 या 22 को होगी। 2 या 3 दिन इसलिए रखे जाते हैं कि एक जगह कहीं पे मशीन ख़राब हो गई, कहीं पे गड़बड़ी हो गई, तो बीच के डेज में दोबारा अगर ज़रूरत पड़ी तो उन जगहों पर वोटिंग करवाई जा सके। ओके, फिर उन मशीनों को खोलकर वोटों की गिनती होती है जिसे बोलते हैं मतगणना। वहाँ पर सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं और मतगणना बिल्कुल फेयर तरीके से होती है, निष्पक्ष तरीके से की जाती है। अब वहाँ पर जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो
विजयी बन जाता है। अगर वो MP है तो MP बन जाएगा, MLA के लिए इलेक्शन लड़ा MLA बन जाएगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो ये थी इलेक्शन प्रक्रिया कि क्या क्या होता है। थोड़ा सा जल्दी में बताया है लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ आसान से क्वेश्चंस है उनको हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर क्या है। संपूर्ण देश या राज्य में सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। यानी पूरे देश में या पूरे राज्य में जब सभी सीटों के लिए एक साथ एक ही दिन या फिर अलग अलग दिनों पर चुनाव होते हैं तो उसे हम बोलते हैं आम चुनाव। ओके, जैसे पूरे देश में चुनाव हुए तो वो एक दिन तो नहीं होते लेकिन अलग अलग दिन पे होते हैं, एक साथ होने संभव नहीं है, तो वो भी आम चुनाव होते हैं। दूसरा उपचुनाव क्या होते हैं, जब किसी सांसद या विधायक की मृत्यु अथवा इस्तीफे के कारण कोई स्थान रिक्त हो जाता है तब जो चुनाव होता है उसे हम बोलते हैं उपचुनाव। ओके, यहाँ पे मैंने सांसद और विधायक ही लिखा है, अगर सरपंच की भी बीच में मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दे तो वहाँ पर भी जो चुनाव होंगे वो उपचुनाव होंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, सांसद और विधायक में क्या अंतर है। देश की संसद के लिए चुने जाने वाले प्रतिनिधि को हम सांसद बोलते हैं, जबकि विधानसभा के लिए जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें हम विधायक बोलते हैं। सांसद को हम इंग्लिश में MP और विधायक को MLA कहते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। वोट डालने के लिए योग्य व्यक्तियों की सूची को मतदाता सूची बोलते हैं, वोटर्स लिस्ट बोलते हैं। इसमें मतदाता की अन्य सूचनाएं भी होती है। फोर्थ, चौथा हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ये उत्तर आप भी दे सकते हो, बड़े समझदार हो आप, लेकिन मैंने कुछ उत्तर मेरे अनुसार लिख दिए हैं। पहला, वह ईमानदार होना चाहिए। दूसरा, उसमें समाज सेवा करने का भाव होना चाहिए। तीसरा, वह मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए। चौथा, वह समझदार होना चाहिए ताकि लोगों की समस्याएं ठीक से हल कर सके। तो ये मेरे अनुसार योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आप लिखोगे तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरे अनुसार ये कि पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, समझ में आई होगी आज की वर्कशीट, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपकी एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है, आपके नाम के साथ और आपके स्कूल के नाम के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।